कि पावन का संधि विच्छेद है। पावन का क्या संधि विच्छेद है? क्या पावधन अन होगा, पौधन अन होगा, पाधन बन होगा या पौधन अन होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, और ये अयादि संधि है। अयादि संधि, क्योंकि अयादि संधि में आओ और आ मिलकर के आओ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे। अच्छा, यदि यहाँ पे पवन होता, पवन, तो पौधन अन हो जाता। पवन का पौधन अन होता है, लेकिन यदि इसमें बड़ा आ जुड़ जाएगा तो पौधन आ हो जाएगा, यानी कि पौधन अन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है? तो वो शब्द है संहार। संहार का संधि विच्छेद होगा समधन हार। संहार, ये संहार होगा, यानी कि संहार का मतलब है समधन हार, तो इसमें जो है सम उपसर्ग लगा हुआ है। आगे है, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संबोधन कारक। संबोधन कारक जब किसी को बुलाने का भाव प्रकट होता है या किसी को सचेत करने का, यानी कि बुलाना या सचेत करना का भाव होता है, वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे उदाहरण में देखें, अरे तुम तो चालक निकले, हे भगवान हम पर क्या कृपा कीजिए, हे भगवान हम पर कृपा कीजिए। जैसे कि हे, अरे, हो, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो संबंध यानी कि संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी इस वाक्य में ए राकेश संकेत दिया गया, यानी कि बुलाया गया है, सचेत किया, यहां आओ बुलाया गया है, और ए करके बुलाया गया है, हे करके बुलाया जाए तो वहां पर संबोधन कारक होता है। आगे है कि परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परंतु का संधि विच्छेद होगा परम धन तू। ये देखिए, परम धन तू, इसका वी राइट आंसर होगा। कि कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कालिया में जो प्रत्यय है वो इया प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, यानी कि जो अर्थ बदल दें उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में यही है कि उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ता है किसी शब्द के और प्रत्यय अंत में जुड़ता है किसी शब्द के। आगे है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो देखिए, जब भी कोई चीज किसी से अलग होती है, यानी कि अलग होना ही इसका से होता है परसर्ग चिन्ह, अलग होने के भाव को हम अपादान कारक बोलते हैं। तो पत्ते पेड़ से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, यानी कि पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए यहां पर अपादान कारक होता है। अगला है प्रश्न कि तत्सम शब्द छांटना है। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? कौआ, कौआ, कागा, काग, काक। जो काक होता है, काक का मतलब ही होता है कौआ। तो ये जो कौआ है ये तद्भव शब्द है और हमें तत्सम शब्द छांटना है, तो इसका तत्सम शब्द काक होगा। अगला है प्रश्न कि अंशुमाली में कौन सा समास है? देखिए, अंशुमाली का पहले अर्थ समझ लें कि अंशुमाली का अर्थ क्या होता है। तो अंशुमाली का अर्थ होता है वह अंशु। अंशु का मतलब होता है किरणें। अंशु का मतलब किरणें होता है। तो वह अंशु यानी कि किरणें हैं माला, किरणें हैं माला जिसकी, किरणें हैं माला जिसकी, यानी कि वह अंशु जिसको हम किरणें बोलते हैं, अंशु को किरणें, वह किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात सूर्य। किरणें किसकी माला है? सूर्य की। तो यहां पर जो अर्थ है वो अन्य अर्थ की तरफ गया है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास होगा, यानी कि जब दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द चुनना है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? गाय है, गौ है, गेय, गैया। तो इनमें जो तत्सम शब्द है वो है गौ। गौ का गाय होता है तद्भव, तो तत्सम शब्द है गाय।
तद्भव शब्द छांटना है, इसमें तद्भव शब्द छांटना है। सिंह, चीता, व्याघ्र, मूषक, तो तद्भव शब्द इसमें हो जाएगा चीता। चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चित्रकाय से हुई है। चित्रकाया, इस शब्द से चीता शब्द की उत्पत्ति हुई है। और चीता जो है बहुत फुर्तीला जानवर होता है, जिसकी रफ्तार यानी कि रफ्तार के लिए जाना जाता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीता दौड़ता है। अगला है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। देखिए, जब विशेषण, इसमें विशेषण है सुंदर, जो सुंदर शब्द है वो है विशेषण। सुंदर शब्द विशेषण है। और जो सुंदर है तो वो कैसा सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो यानी कि विशेषण की भी विशेषता, ये तो सुंदर है विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो वो होता है प्रविशेषण। यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए, अच्छा सुंदर होगा विशेषण, और सुंदर है कैसा? बहुत सुंदर है, इसलिए सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा प्रविशेषण। अगला प्रश्न है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं के द्वारा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो के द्वारा जहां पर आ जाए कि किसके द्वारा जा रहे हैं, तो वहां पर करण तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष समास होता है, और वो होता है करण तत्पुरुष, है ना। तो यहाँ पर समास तो पूछा नहीं जा रहा, कारक पूछा जा रहा है कि कारक कौन सा है, तो वो है करण कारक। करण कारक का के द्वारा या से, के द्वारा या फिर से परसर्ग चिन्ह होते हैं, और यही समास में भी होता है। और ये करण तत्पुरुष के, अगर इसमें समास पूछा जाता कि बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा समास है, तो ये करण तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ पर कारक पूछा जा रहा तो करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें तद्भव शब्द जो है वो काम है। ऑफ है, सामदनी, अमरूद, ये तद्भव शब्द नहीं है, ये विदेशा शब्द है। सभी विदेशा शब्द हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वो काम है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ये प्रश्न समास से है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो इसमें देखिए तत्पुरुष समास है अनिच्छा में। अनिच्छा, इसका मतलब क्या होता है अनिच्छा का? अनिच्छा का जो विग्रह होगा वो होगा इच्छा से रहित, इच्छा से रहित। और यदि इसमें हम तत्पुरुष समास का तो उदाहरण है, ठीक है, अनिच्छा में अगर कहें कि कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो यह है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि इच्छा से रहित, अगर कोई चीज किसी से रहित हो रही है, अलग हो रही है, हट रही है, तो वो अपादान तत्पुरुष वहां पर होता है, यानी कि अपादान तत्पुरुष समास होता है। और यही अनिच्छा यानी कि इच्छा से रहित, इच्छा उससे हट रही है, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास तो है, लेकिन ये अपादान तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं कि धवल का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो धवल का समानार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। जो समानार्थी शब्द होता है उसी को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, यानी कि धवल का पर्यायवाची होगा उजला। और कोरा का क्या होगा? कोरा का होगा नया। कोरा है यानी कि नया है। मामूली का मतलब हो जाएगा सस्ता। और चोरी का मतलब हो जाएगा ठगी, धोखेबाजी, ये चोरी का पर्यायवाची है। आगे है कि विस्तृत का विलोम शब्द बताइए। विस्तृत का हमें विलोम शब्द बताना है, तो विस्तृत का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षिप्त। संक्षेप नहीं होगा, संक्षिप्त होगा। और संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? जो संक्षेप में कहा या लिखा हो। जो संक्षेप में कहा या लिखा हो उसको हम बोलते हैं संक्षिप्त। इसका और दूसरा अर्थ जैसे जाने कि छोटा किया हुआ। संक्षिप्त का मतलब है जो छोटा कर दिया गया हो उसको हम संक्षिप्त बोलते हैं।
आगे है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर नहीं पर गौर करना है कि इनमें किस क्रिया में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मोहन हंसता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो हंसना है ये अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। कर्ता होता है और क्रिया होती है। इसमें देखिए कर्ता और क्रिया है, कर्म गायब है, और जिसका फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होती है। इसका फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। बाकी सभी में सकर्मक क्रियाएं हैं। इसमें कैसे सकर्मक है? सुधीर कार चलाता है, सुधीर हो गया कर्ता और चलाना हो गई क्रिया, और क्या चलाता है? कार चलाता है, इसलिए यहां पर ये कर्म हो गया। इसमें पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, अब पुलिस हो गई कर्ता, पकड़ लेना मतलब हो गई क्रिया। किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा, तो चोर हो गया सकर्मक क्रिया, यानी कि सकर्मक कर्म हो गया ये, है ना, एक कर्म कहलाएगा। रामू को दवा पिलाओ, पिलाना हो गया क्रिया, रामू हो गया कर्ता, और दवा जो हो गई वो हो गई कर्म। ये तीनों शब्द, ये कार, चोर, दवा, ये कर्म के अंतर्गत आएंगे, यानी कि इसका जो प्रभाव, क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वो कर्म पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर मोहन हंसता है अकर्मक क्रिया है, और बाकी के तीनों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे है कि आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या होगा। आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आज्ञा का समानार्थी शब्द होगा आदेश। आज्ञा का समानार्थी शब्द आदेश होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्यम का विलोम शब्द होगा आलस। उद्यम का विलोम शब्द आलस्य होता है। प्रवीण नहीं होगा, नीरज नहीं होगा, नृप नहीं होगा, आलस्य होगा। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है, और द्विगु समास वह समास होता है जिसका प्रथम शब्द संख्यावाची होता है। संख्यावाची। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संख्यावाची भी होते हैं लेकिन वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत चले जाते हैं। उसका अर्थ समझना पड़ता है कि ये पंचवटी, इसका विग्रह करके देंगे तो इसका विग्रह होगा 5 बटों का समाहार। 5 बटों, बटों माना होता है वृक्षों, 5 बटों का समाहार। समाहार मतलब समूह, जहां पर समूह हो, कई संख्या में दिया गया हो समूह, तो वो तो हो जाएगा द्विगु समास। और जब कोई अर्थ अन्य अर्थ जा रहा हो, जैसे कि तिरंगा मान लो दे दिया, तिरंगा, तो तिरंगा का मतलब है 3 रंग हैं जिसके अर्थात भारतीय ध्वज, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। भले 3 रंग आ रहे हैं लेकिन ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसको हम द्विगु समास नहीं कह सकते। आगे है कि वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या है। वर्चस्व का समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द हमको बताना है, तो समानार्थी शब्द इसका होगा प्राबल्य। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो वर्चस्व है उसका प्राबल्य होता है, और प्राबल्य का मतलब होता है प्रबलता, प्रबलता, प्रधानता। ये प्राबल्य वर्चस्व के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। इसको हम शक्ति भी बोलते हैं। प्राबल्य का पर्यायवाची शक्ति भी होता है, अधिकता भी होता है, और दबाव भी होता है। इतने सारे शब्द समानार्थी शब्द होते हैं प्राबल्य और वर्चस्व के। आगे है कि कल्पना का विलोम शब्द क्या है। तो कल्पना का विलोम शब्द है यथार्थ। यथार्थ मतलब वास्तविकता, जो वास्तव में हुआ हो, वास्तविकता इसका विलोम है कल्पना का। आगे है दिए गए वाक्य का प्रकार बताना है। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य है ये विधिवाचक वाक्य है। विधिवाचक वाक्य। अब विधिवाचक वाक्य जब वाक्य में क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए,
या किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो जाए, वहां पर विधान या विधिवाचक, इसको हम विधानवाचक वाक्य भी बोलते हैं या फिर विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। आगे है कि अग्रज शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अग्रज, तो अग्रज किया जाता है बड़े भाई के लिए। अग्रज का मतलब है जो आगे जन्मा हो। अग्रज का अर्थ होता है जो आगे जन्मा हो, यानी कि जो पहले जन्मा हो, जो आगे या पहले जन्मा हो। अग्रज, अज माने जन्मना होता है, जन्मा हो, उसे हम बोलते हैं अग्रज, जो कि बड़ा भाई होता है, यानी कि बड़े भाई को हम अग्रज बोलते हैं। आगे है कि किस विकल्प में सुत, सूत और सुत शब्द का सही अर्थ भेद है? इनमें कि इस सूत का और सुत का क्या क्या अर्थ है? देखिए, इस सूत का जो अर्थ है ये होता है डोरा या धागा। सूत को बोलते हैं डोरा या धागा, और ये सूत जो होता है, सुत होता है, ये होता है पुत्र या लड़का। तो यहां पर धागा और पुत्र देखते हैं सी वाले में है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? उक्त वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है? क्या विस्मयादिबोधक है, संदेहवाचक है, प्रश्नवाचक है, विधिवाचक है? जी हाँ, ये जो उत्तर है ये है प्रश्नवाचक वाक्य का, यानी कि ये जो वाक्य नीचे दिया गया है कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं, ये जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है कि आग्रह का सही अर्थ बताइए। आग्रह का सही अर्थ क्या होगा? तो आग्रह का सही अर्थ होगा हठ करना। आग्रह करना हठ करना होता है, यानी कि किसी बात के लिए अड़ना होता है, किसी बात के लिए अड़ जाना ही आग्रह होता है। जिद करना भी आग्रह मतलब होता है, और किसी बात पे अड़े रहना भी जो प्रवृत्ति होती है अड़े रहने की, उसको भी हम हठ या आग्रह कहते हैं। किस विकल्प में कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ भेद दिया हुआ है? तो इसमें देखिए, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानने वाला हो, और कृतज्ञ जो उपकार को ना मानने वाला हो, तो इसका वी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का प्रकार बताना है। पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो, ये किस प्रकार का वाक्य दिया गया है? तो ये वाक्य है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य दिया गया है जिसमें आदेश या अनुमति दी जाए, आदेश या अनुमति दी जाए, उन शब्दों को हम आज्ञावाचक शब्द कहते हैं। तो पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो, इसमें एक आज्ञा या आदेश दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट शेयर करिए। चलिए, निष्फल का सही अर्थ बताना है। तो निष्फल का जो सही अर्थ है वो है कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि जो निष्फल है वो किस लिए प्रयुक्त होता है? व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, व्यवहार के लिए प्रयुक्त होता है, बड़ी गलती होती है। तो निष्फल का जो प्रयोग होता है वो कार्य के लिए प्रयोग होता है, यानी कि किसी कार्य में असफल हो जाना, विफल हो जाना, नाकाम हो जाना, यानी कि जो निष्फल है उसका मतलब होता है विफल, नाकाम, असफल, ये सभी अर्थ विफल के या निष्फल के होते हैं जो कि कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है।